देखो एक्चुअली जो 27 सितंबर को जो एडवांस का पेपर हुआ था उसका सेकंड पेपर्स जो है पेपर 2 उसको आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। इसके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चंस में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लार्ज स्क्वायर कंटेनर with thin transparent vertical wall are filled with water is kept on a horizontal table. A student hold the thin strand wire vertically inside the water from one of its corners so symmetrically in a figure looking the wire from the this corner. Another student see two images of the wire located at the symmetrically of each side of the line of sight shown. The separation between the image, देखो यहाँ पर ये चीज क्लियर करके रखा है कि ये तुमको दे रहा है, यहाँ पर इसका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज यहाँ इस डॉट पे देख रहा है और एक इमेज ये बन रहा है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब ये डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है ना। मैं पूरा कर देता हूँ, देखो ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो क्वेश्चंस है और उसके डाटा के हिसाब से जो कंसिडरेशन कर रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व तो कर रहा हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस पे शायद जेई आपको बोनस दे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है या फिर बहुत डिबेटेबल है कि क्या करना चाहिए इसमें। बट फिर भी जो नॉर्मली हम लोग ऑप्टिक्स में सॉल्व करते आ रहे हैं उस कंडीशंस पे बढ़े, तो अगर मैं इसका एपरांट डेप्थ की बात करूं, ठीक है, कि यहाँ से ये जाके इधर इंसिडेंट हो रहा होगा। जैसे मैं तुमको एक सिंपल तरीका बताऊं कि जैसे सपोज करो ये इधर कहीं से इस तरह गया, ये कहीं इंसिडेंट हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल बना लो और इससे जो इंसिडेंट हो रहा होगा फिर यहाँ, मतलब ऐसे समझो कि ये नॉर्मल हो गया, ये यहाँ से इस तरह से गया, तो ये इस तरह पीछे इमेज बनाएगा, एज इट इज इधर बनेगा तो यही इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये इस कंडीशंस में चल रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूं अगर ये इस कंडीशंस में चल रहा है तो जो हम लोग अपरांट डेप्थ का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग अपरांट डेप्थ का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय mu2 is equal to distance of object डिवाइड बाय mu1, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर हम ये d है डिवाइड बाय 1 कंसीडर करें, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो ये अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 12 साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 बाई, सॉरी देखो इस जगह समझना, ये क्या मिलेगा हमको 12 साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय 4/3, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको डिस्टेंस जो है वो कितना मिल जाएगा हमारे पास 9/√2, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 9/√2। इज इट क्लियर, ये डिस्टेंस क्या हो गया 9/√2, ठीक है। अब यहाँ समझना कि अगर ये 9/√2 लेके चले तो देखो ये दिया हुआ है हमको कितना, देखो ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को कवर करूं तो ये कितना हो जाएगा 12/√2, ठीक है ना। अगर 45 डिग्री एंगल कंसीडर करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12/√2। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे 12/√2। तो इतने दूर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे समझना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम ये जो अगर हम डिनोट करें तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा कितना 3/√2, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/√2। तो देखो अगर ये वैल्यू एकदम टर्म्स में समझना है, टर्म मैं थोड़ा यूज करूं, देखो अगर हम इस तरह से कंसीडर करें, देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो इस जगह से अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा रब करूँ पिक्चर तुमको क्लीन समझ में आएगा, देखो ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे समझना ये क्या कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा एक एक टर्म्स में लिखता हूँ, देखो ये टोटल लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितना निकाला है हमने 9/√2। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, यहां से यहां तक का अगर ये टोटल डिस्टेंस निकालोगे
देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी कितना, 12/√2, एंगल 45 डिग्री होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इतना डिस्टेंस, देखो ये जो ब्लू किया है मैंने, ये डिस्टेंस बोलूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/√2। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये देखो, अब ये ट्राइंगल्स में बात करो, ये 3/√2 हुआ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये देखो, ये 45 डिग्री अगर कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बोल देंगे हम, 3/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ये वैल्यू कितना लिख लेंगे हम लोग, 3/2। ठीक है, अगर इस कंडीशन में तो देखो ये वैल्यू अगर ये है, ठीक है ना, ये 3/2, तो ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इसको सपोज कर लिया y। अगर ये y हो गया तो देखो, और इतने वाले टर्म्स को जो 3/√2 है इसको x लिख लो, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको y निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री। और x साइन 45 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3/√2 इंटू साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। तो ये क्या हो गया टोटल, 3/2। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ ये डिस्टेंस अगर इतना मिल गया तो एज इट इज सेम डिस्टेंस यहाँ नीचे भी होगा, यही दोनों डिस्टेंस हमको निकालना है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूं I1 और I2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई, दैट मीन्स 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल कर दो तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, बट लॉजिकली देखो कि आप इस तरह से, ये थोड़ा डिबेटेबल है, ऐसा करना मुश्किल होता है, मगर मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, तो मैंने ये बात बताई है। ठीक है, बट मैं अगर क्लियर करूँ तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है ना, ये बस एक कंडीशनली है, जो ऐसा लगता है हमें, हम ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन देखने का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ साइट यहाँ पे दिया बट ये यहाँ और यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो मेरी बात को समझो, इसको हम अगर दूसरे मेथड से सोचे तो इसको हम फ्रिजनल बाइप्रिज्म के मेथड से समझ सकते हैं। ठीक है, बट वो क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन से भी मैंने सॉल्व किया है, और मुझे, मैं आपको ऐसे बताऊं कि मुझे अप्रॉक्स आंसर उस कंडीशन में कोई 7.8 के आसपास आ रहा है, जो अप्रॉक्स 8 सेंटीमीटर की वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जेई इसको आंसर सही बोल रहा है या फिर ये जो हमने 3 सेंटीमीटर लाए हैं उसको सही बोल रहा है। ठीक है ना, अब ड्यू टू द जेई के कंडीशंस पे ही देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी बताया तुमको कि ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है मुझे, मतलब इस आंसर को तो हमने 3 सेंटीमीटर निकाला, मैंने एक फ्रेजनल बाइप्रिज्म का भी कॉन्सेप्ट जो हमारे सिलेबस में नहीं है उससे भी मैंने सॉल्व किया था इसको, तो मुझे 8 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। तो अब ये देखना है कि जेई इसको 3 सेंटीमीटर देता है या फिर 8 सेंटीमीटर कंसिडर करता है। ठीक है ना, क्लियर है, तो जेई पे है या फिर इसका बच्चों को बोनस मिल जाता है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब बेसिकली जेई गड़बड़ नहीं करती, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैंने आपको एक कंडीशंस बताया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया st is moving with a vt inside a long tunnel, cross sectional area s naught is equal to 4st। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं तुमको ऐसे बोलूं कि जैसे अपन कंसिडर कर लेते हैं कि ये इस तरह से सोच लो कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इस पर ये ट्रेन है, ये ट्रेन कंसिडर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर ले और ये इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या मान ली मैंने, v क्वेश्चंस में। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसा है तो इन दोनों में मतलब टर्नल का और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिलेशन दे रखा है 4 × s × t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस कंडीशंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस कंडीशंस में जा रहा है, फ्रंट ऑफ द ट्रेन फ्लो बैक बिटवीन its side of the wall and the tunnel, all the air flow with respect to the train is steady and laminar takes it। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि यहाँ से जैसे ए, मैं ऐसे बोलूँ कि एयर ऐसे जा रहा होगा इस तरह से टनल में, क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर होगा वो तो रेस्ट में अपने आप को फील करेगा। जैसे सपोज करो इस तरह से एयर यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे इसका ऐसे समझो, इस पोजीशन पे मैं यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लो, इसका प्रेशर मैं मान लो पी नॉट है, और इस जगह यहाँ पे मैं प्रेशर अगर पी कंसिडर कर लो, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन की। ठीक है,
यहाँ पर जो वेलोसिटी मैंने मान लिया क्या है v1 है, और इस तरह से इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, ये सिंपल है, ये कंटिन्यूटी का इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाए, तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन अगर हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू एस टी इंटू वी इज इक्वल टू, अब देखो ये टनल की हमको क्या दी हुई है, एस नॉट और एस टी से इतना रिलेशन, तो ये बाहर का जो अगर हम कंसिडर करेंगे तो देखो ये दिया हुआ है हमको एस टी, ठीक है ना। एस टी अंडरस्क्रिप्ट में है बेटा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, ये एस टी, ठीक है ना, अंडरस्क्रिप्ट में यहाँ पे देखो ये रिलेशन लिखा हुआ था, सॉरी इसको रब कर देता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिलेशन लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका दिया हुआ है तुमको कितना, एस टी, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 3 एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूलामेटिक कंसिडर करें तो 4 एस टी इंटू वी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 3 एस टी इंटू V1, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, तो V1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 4/3 इंटू वी, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये कह रहा है कि हमको वो प्रेशर का डिफरेंस निकालना है जो हम P और P नॉट कंसिडर करके चल रहे हैं। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में बर्नौलियस लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P, यहाँ पर क्या हो जाएगा P, इस जगह का प्रेशर P प्लस क्या लिखेंगे, हाफ रो, और इसकी वेलोसिटी अभी हमने क्या निकाली है, 4/3 v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो हमें जो निकालना है P नॉट माइनस P, तो अगर इसको हम इस तरफ लाकर सॉल्व करें तो ऐसा कर लेते हैं कि हाफ रो वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या मिलेगा मेरे पास, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 16/9 माइनस 1, ठीक है, इतना आएगा, क्लियर है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, 7/2 इंटू 9, ठीक है, रो वी स्क्वायर, ठीक है। मतलब वी स्क्वायर, इसको वी टी भी बोल सकते हैं, इसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो जाना तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो इस कंडीशंस में तुम ध्यान से देखो, यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये एक्चुअल में किसका वैल्यू आया मुझे, पी नॉट माइनस पी की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ देखो यही चीज है ना, पी नॉट माइनस 7/2 रो वी टी स्क्वायर, तो रो वी टी स्क्वायर मतलब ये जो एन है यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको, यहाँ जो क्वेश्चन में एन दिया बेटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इनकी वैल्यू यहाँ पे हमको क्या दिख रही है, यहाँ देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखो, यही है मेरा 2 इंटू एन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। ये चलो ये नॉर्मल क्वेश्चन, सब थोड़ा सा लैंग्वेज में इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, बट इज इट ओके, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, टू लार्ज सर्कुलर डिस्क सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.01 मीटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी वाया स्विच ऑन इन द फिगर, चार्ज ड्रॉप डेंसिटी दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर ये चार्ज ड्रॉप डेंसिटी दिया हुआ है, एंड रिलीज थ्रू अ टाइनी होल्स द सेंटर ऑफ द टॉप डिस्क, वन सम ऑफ द अचीव टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्विच इज क्लोज्ड, ओके। अगर स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है टू अप्लाई अ वर्टिकल and float between the disk, the number of electron present in the while drop is neglected, buoyancy force वगैरह ये सब नेग्लेक्ट किया। देखो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चंस में बेटा, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये मेंस लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर तुमने ये स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या है, ये स्विच क्लोज कर दिया, यहाँ से जाओ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वॉइल ड्रॉप होगा, तुमने पढ़ा होगा मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स में मिल्किंसन वॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम लिखूं तो इसका इक्विलिब्रियम हमको कहाँ लगेगा, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली Q इंटू ई लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg, ठीक है। अगर ये कंडीशंस लग रहा है हमारे पास, इज इट क्लियर। तो इसके लिए अगर मैं चार्ज, देखो मैं Q की वैल्यू लिखूं तो Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, mg अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, n की वैल्यूज हमसे पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका मैं तुमको ये बताऊं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो
चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कंडीशनली इक्विलिब्रियम पे mg इज इक्वल टू QE, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिखा है, ठीक है, देखो अगर हमने यहाँ पे इस तरह से कंसिडर किया है mg इज इक्वल टू QE, तो m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक एक टर्म्स में देखना लिखेंगे ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n इंटू ई इंटू कैपिटल ई, ये कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो रो निकालने का तरीका ये बहुत आसान है, क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू क्या हो गया, ठीक है ना, रो, ठीक है, रो है, ये वॉल्यूम लिख सकते हैं ना 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वॉल्यूम हमको दिया हुआ, और ये बात में ये वॉल्यूम हमने लिखा, इंटू क्या लिखेंगे, रो इंटू जी इज इक्वल टू एन इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू डाल दो, देखो 4/3, ये सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ही कराया गया है, और आर, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻⁻7 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू रो क्या दिया हुआ है मेरे पास 900, इंटू क्या होगा 10 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देखो यहाँ से पोटेंशियल हमको 200 दिया हुआ है, सेपरेशन क्या दिया हुआ है 0.01, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से इजी आंसर मिलेगा, और व्हाट, और एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेट किया है तो मैं सीधा लास्ट में आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये काम आपका है और आपको करना है, तो n की वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट की थी मुझे 6 आ रहा है, आप इसमें इसको चेक कर लोगे एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है, ऐसे आपको भी आंसर 6 ही मिलेगा इसका, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ये भी मैं कंसिडर करूँ तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस है, और ये कहीं ना कहीं मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब अपन ओलंपियाड कर रहे थे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ए हॉट एयर बलून है, कैरी कर रहा है सम पैसेंजर एंड फ्यू सैंड बैग ऑफ मास 1 kg each so that its total mass is 480 kg. Its effective volume given a balloon of the buoyancy is b. The balloon is floating at the equilibrium height दिया हुआ है इसका, when n number of sandbags is rise to new equilibriums, this the volume remain unchanged, okay, if the variation of the densities दी हुई है जो हाइट है h उसके लिए, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ बेटा एक फॉर्मूला यूज किया है इन लोगों ने डेंसिटी के वेरिएशन के लिए, इस जगह देखो ये डेंसिटी के वेरिएशन के लिए, और रो नॉट और एच नॉट इन सब की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है मेरा उस कंडीशन से अगर मैं बढ़ूं तो देखो मैं तुमको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझना, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इस तरह से एक एयर बलून है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कुछ पैसेंजर को लेके जा रहा है, जैसे यहाँ पे समझो ये कोई पैसेंजर है, इन सबको ऐसे समझ लेना, इस पैसेंजर को कुछ को लेके जा रहा है, ठीक है। अब ये जब लेके जा रहा है तो इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वेट दिया हुआ है वो दे रहा है हमको, सॉरी 480, ठीक है, ये 480 जी, क्योंकि टोटल मास दिया हुआ है 480, यहाँ देखो ये 480 दिया हुआ है, तो ये क्या दे रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर ये जाएगा तो ऑब्वियसली वेट नीचे लगेगा, तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे बुओयेंसी फोर्स, और इसकी वैल्यू स्टार्ट में हम करेंगे क्या मिलेगा रो इंटू वी इंटू जी, बट ये कब है जब ये कह रहा है कि ये कितनी हाइट पे चल रहा है आपको, इसकी हाइट जब है ये 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, कुछ एन नंबर ऑफ सैंड बैग जो है इसके अंदर से हम थ्रो कर देते हैं, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, और उस वक्त इसकी हाइट हो जाती है 150 मीटर, और उसके बाद ये जाके वापस इक्विलिब्रियम कंसीडर करता है, ठीक है, ये उसके बाद वापस इक्विलिब्रियम कंसीडर करता है, तो हमें ये देखना है कि कितना एन बैग्स जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो मेरी बात को यहाँ समझो कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेके चलूँ तो मैं क्या लिखूंगा 480g इज इक्वल टू रो वन इंटू वी टू जी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा रो टू इंटू वी जी, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, तो रो वन की जो वैल्यू निकालनी है हमको, देखो यहाँ से मेरी बात एक एक टर्म्स में समझना कि रो वन की जो वैल्यू हमें निकालनी है, तो रो वन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो रो वन तो यहाँ पे एच है ना,
तो हम रो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो नॉट इंटू ई टू दी पावर, देखो माइनस एच बाई एच नॉट, तो एच की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 100, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ माइनस क्या लिख लेंगे हम लोग 100 अपॉन एच नॉट हमको कितना दिया हुआ है 6000, ठीक है। इंटू क्या लिखेंगे हम v इंटू जी, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख लेंगे 480 माइनस एन इज इक्वल टू रो नॉट, सॉरी ये रो नॉट, ठीक है। यहाँ देखो ये रो नॉट ई टू दी पावर माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइट हमको कितना दिया हुआ 150, तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन 6000 इंटू वी इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, क्लियर है ना, ये सॉरी ये क्वेश्चंस में इसको बेटा कैपिटल एन लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक्स है, ये इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास कैपिटल एन, ठीक है। ये दो इक्वेशन होगा और इस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, हम क्या करते हैं इन दोनों, मतलब इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, इन दोनों को डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा 480, सॉरी इतना इंटू जी, ठीक है। क्लियर आ रही है आपको बात समझ। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 480 अपॉन 480 माइनस एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर, देखो मैं इसको सेपरेटली इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, इसको क्या लिख लूँ मैं 1 अपॉन 60 माइन प्लस 1 अपॉन 40, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये बाहर साइन क्या है नेगेटिव का, तो इसको हम वैल्यू क्या लिख लेंगे, देखो अब अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ठीक है। इस जगह कंसिडर कर लो, वैल्यू सही है ना, हाँ नहीं यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये माइनस नहीं है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम कंसिडर करें तो क्या लिख लेंगे 480 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 120। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक छोटा सा टर्म तुम लोग को पता होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि अगर e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत छोटी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है, तो इसको इसका फैक्टोरियल क्या लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस इतना, तो ये वैल्यूज हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर ये अप्रोक्सीमेशन इसकी वैल्यू कंसिडर करें तो क्या लिखेंगे 480 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है ना। ये क्या लिख लेंगे हम लोग 20 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, सॉरी 120 कंसिडर करेंगे तो देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हमको क्या दे देगा, देखो यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस जगह से, तो ये डायरेक्ट वैल्यूज हमको क्या दे देगा, देखो 480 120, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 वैल्यू, मतलब n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। बट देखो लॉजिकली जो पेपर 2 और पेपर 1 में कंपेयर करोगे तो पेपर 2 कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस को कंसीडर कर सकता है। जैसे पेपर 1 में मैंने आपको बताया था कि आप 100% डिस्कस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बट पेपर 2 में कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लॉजिक्स हैं और बहुत ही ब्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या है, पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. A point dipole of dipole moment P is now brought towards Q for infinity to start the charge move away. मतलब लॉजिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि सबसे पहली बात तुम ऐसे करो कि मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है उसका डाइपोल की बात करो तो इन्फिनिटी से इस तरह से मूव कर रहा है, ये है चार्ज, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, चार्ज अवे द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम included direction of the dipole of the angle distance shown in the figure, ओके ये दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, below the work done of the dipole of n into mgh, ओके ठीक है, g is the acceleration n और ये दे रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, co-planar the keeping a must equilibrium of this force F is one of the force theta and angle of the other, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्चुअली कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना है। मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाने का मतलब क्या आपको इसमें करना है, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी लैमिस थ्योरम, इस कंडीशन पे। तो देखो पहला जब ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से ये टिल्ट हो रहा था, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी से यहाँ ये चार्ज इधर आया था, तो इन्फिनिटी से लेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब डाइपोल
के कारण अगर हम वर्क डन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इस जगह से ये टिल्ड होके ये ऐसा बन रहा है, देखो ये फिगर जो है ट्रांसफर होके ऐसा बन रहा है। अब इस कंडीशंस पे अपने को सोचना है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो देखो ये एल और ये एल दिया हुआ है, और ये जब इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो इस जगह इसके फॉर्म्स को समझना। ये एच हाइट दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये एच हाइट दिया तो ड्यू टू द, अगर इसको तुम ऐसे कंसीडर करो तो ड्यू टू द सर्कुलर मोशन तुमको एच की वैल्यूज पता है। वो एच की वैल्यू अपने क्या लिखते हैं, एच इज इक्वल टू एल इंटू वन माइनस कॉस आल्फा। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से h की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम्स के कंडीशंस में जाए, देखो इस फॉर्म में चलना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे तुमको क्या मिलता है, मिलेगा ये क्या लगेगा mg। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा टेंशन। ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक डाइपोल का फोर्स आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको रब करके इसको साइड में लिख देता हूँ, क्या है h इज इक्वल टू 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। थोड़ा डायग्राम क्लियर करने के लिए मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूँ h की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो क्या आई है, 2l साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो फोर्स है, तो फोर्स देखो ये डाइपोल है, तो डाइपोल के कारण फोर्स की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, Q इंटू 2kp अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से वर्क डन लिखूँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, क्योंकि ये हाइट h के लिए जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा mgh। ठीक है, और डाइपोल के कारण कितना मिलेगा आपको इस जगह, वो क्या मिल जाएगा q इंटू पोटेंशियल और डाइपोल p के कारण, तो इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे mgh प्लस q के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यही तुमको क्या कह रहा है, किसके बराबर है, एन एम जी एच के बराबर, यही एन की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये कह रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ देखो ये देखो ये क्वेश्चन में दे रहा है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये अब यहाँ से क्या है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, जो अगर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तुमको ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे लैमस थ्योरम्स का फंडा लगाओ। ठीक है, तो देखो ये एल है तो ये भी एल है, ये अल्फा है, मेरी बात को सुनना, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये एंगल जो होगा ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर आ रही है बात में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो देखो ये एंगल अगर हम कंसिडर करें, अब ये एंगल, तो ये एंगल हम कितना लिखेंगे 90 प्लस अल्फा बाई 2। क्लियर है ना, देखो ये टोटल कंसीडर करें तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये 90 प्लस अल्फा बाई 2। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो अब इस एंगल की बात करो। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरा कितना 90 माइनस अल्फा बाई क्यू, क्योंकि दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब इस कंडीशंस में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, इस कंडीशंस में आ रही है बात समझ में। ठीक है ना, ये 90, तो ये वाला सॉरी एक एंगल ये भी है ना, तो ये एंगल कितना मिलेगा हमको, ये भी एंगल कितना मिल जाएगा हमको, ये भी हम कंसीडर करेंगे तो ये भी मिलेगा मुझको 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये सारे एंगल निकल गए। क्लियर है, ठीक है, पिक्चर थोड़ा ध्यान से देखना, और ये छोटी सी ज्योमेट्री है, ये आप लोग को अच्छे से कवर होती होगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं बाई इक्विलिब्रियम, बाई इक्विलिब्रियम हमें क्या वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ से, mg के लिए अगर लिखेंगे तो देखो लैमेस थ्योरम लगाने के लिए mg अपॉन क्या लिख लूं मैं यहाँ पे, देखो साइन कितना हो जाएगा mg अपॉन साइन, ये एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है ना, 90 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2kp अपॉन आर क्यू डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इस एंगल के लिए ये टोटल एंगल लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखो इसकी वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा mg अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2kp क्यू बाई आर क्यू, और यहाँ डिवाइड में क्या हो लिख लेंगे हम, देखो साइन इसका क्या है साइन, सॉरी ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा, देखो यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक है बेटा कैलकुलेशंस, यहाँ पे देखो ये क्या होगा सिर्फ पाई, ठीक है ना, पाई माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अब यहाँ से, देखो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, देखो साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यूज हम क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये हमने कैंसिल किया, क्लियर है, तो अब देखो यहाँ से वैल्यूज क्या मिल जाएगी हमको mg, ठीक है, क्लियर है mg, और यहाँ पे क्या वैल्यू दी है 2kp, और ये साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, क्लियर है ना, mg, और ये क्या वैल्यू दी है साइन अल्फा बाई 2, तो एक r जो है इसका यहाँ पे लेके आते, देखो r की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पे 2l साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2l साइन अल्फा बाई 2, आर क्यूब नहीं सिर्फ एक r को ले आते हैं, बाकी फॉर्मूला से हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। इनटू क्या लिख लूं मैं यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो देखो h की वैल्यू हमने क्या लिखा है 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा है ना, तो इतना मतलब यहाँ देखो ये 2l साइन अल्फा बाई 2 और ये मिलके क्या हो जाएगा h, तो ये क्या हो जाएगा mgh इज इक्वल टू के पी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो के पी आर स्क्वायर को जगह क्या आ रहा है एम जी एच आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास वैल्यू एम जी एच आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब यही पर है ना कि एन एम जी एच, तो एम जी एच तो ये हो गया, इज इट क्लियर, देखो, और यहाँ पर ये टोटल कितना है ये जो है ना के पी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं एम जी एच, तो एम जी एच प्लस एम जी एच क्या हो गया 2mgh हो गया। तो यहाँ देखो इस वैल्यू में अगर तुम कंसिडर करोगे तो जो हमारे यहाँ पे कंडीशन था एन एम जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mgh, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई 2, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2, तो आंसर क्या है यहाँ पे 2। अगर इस तरह के क्वेश्चंस तुम देखोगे, अगर जिस बच्चे ने इस ये क्वेश्चंस को रेसनिक में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा, जिसने अगर रेसनिक्स के सम्स आरेडो के सम्स किए हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस कहीं दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज याद रखना कि अगर जेई तुमसे कुछ ऐसी बातें कर रहा है को प्लान फोर्स कीपिंग द मास इक्विलिब्रियम ऐसा, तो अगर वो बोल रहा है कि तुम क्या करो कि लेमिस थ्योरम यूज करो, तो बेटा एकदम उनके ही हिंट पे चलना है एग्जामिनेशन के टाइम में, क्योंकि अगर बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे यहाँ पे इसके कंपोनेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे और कंपोनेंट निकालने के कंडीशंस में उन्होंने बहुत गड़बड़ किया है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें एग्जामिनेशन में। और देखो पेपर 2 कहीं ना कहीं तुमको ये चीज का पूरी तरह से बता रहा है कि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है ऐसा, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी बड़ा मजा आता था, कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, तो एज अ टीचर्स क्या होता था कई बार व्हाइट बोर्ड पे मिस्टेक्स मुझसे भी होती है, ठीक है। बट मैं एज अ तुम लोग को एज अ स्टूडेंट हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस तुमको हमेशा करना चाहिए। जब भी कोई एक बार कोई भी सम फर्स्ट टाइम सॉल्व करो तो उसके पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करो। इज इट क्लियर, ठीक है।